नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और आज मैं चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी का फोर्थ लेसन का सेकेंड पार्ट बताने जा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में हमने वंशानुक्रम के नियम का 4 लॉ और सिद्धांत, नियम या सिद्धांत कह सकते हैं, 4 लॉ के बारे में आपको बताया था और 5वां लॉ आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं। चूँकि लंबा चैप्टर है इसलिए इसमें ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। और ये अंकल जी एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी का पूरा सीरीज आपको दिया जा रहा है। और अगर आप CTET की तैयारी कर रहे हों या DSSB की तैयारी कर रहे हों या डिफरेंट तरह के टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, पूरा कंप्लीट सिलेबस चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी का आपको यहाँ इस वीडियो पर मिलेगा। इसीलिए इस चैनल का प्रत्येक वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको बेनिफिट हो और वह उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसकी चर्चा नहीं की जाएगी। पहले हम थ्योरी आपको कंप्लीट करा रहे हैं, बीच बीच में क्वेश्चन भी कराते हैं। लास्ट में क्वेश्चन का सीरीज होगा जो डिफरेंट तरह के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अभी तक मेरे पास 15 से 20 साल जो प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं वह सारे का कलेक्शन है। इसीलिए आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखते रहें और सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके आपके मोबाइल पर आ जाएगा, जिसके द्वारा आप जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। 5वां नियम है वंशानुक्रम के नियम और सिद्धांत, लॉ और थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम के बारे में सबसे पहले लामार्क का आप लोग नाम सुने होंगे, जिन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। डार्विन भी थे जो विकासवाद के सिद्धांत को दिया था। इनका कहना था यह सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार यह माना गया है कि अर्जित गुणों में व्यक्ति में वातावरण तथा अपनी क्रियाओं के फलस्वरूप जो परिवर्तन होता है उसका संक्रमण अपनी संतान में हो सकता है। उसका संक्रमण अपनी संतान में हो सकता है। लेकिन इसके पहले थ्योरी में आप पढ़े थे कि जो अर्जित गुण होते हैं उनका स्थानांतरण नहीं होता है। लेकिन आगे यह देखा गया है इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी का प्रत्येक पीढ़ी में विकास होता है। प्राणी का प्रत्येक पीढ़ी में विकास होता है। अब जैसे ऐसा कहा जाता है कि मानव का जो शुरुआती रूप था वह बंदर के शक्ल का था। धीरे धीरे विकास कर्म होता गया, उसके शरीर में परिवर्तन होने लगे। पहले वो 4 पैर पर चलता था, फिर 2 पैर पर चलने लगा, झुक करके चला, फिर सीधा हुआ, फिर उसके चेहरे में परिवर्तन हुआ, शारीरिक बनावट में परिवर्तन हुआ। इसका मतलब जो पीछे वाला सिद्धांत था उसमें कहीं न कहीं कुछ कमियां हैं, जिसको दूर करने का इसमें प्रयास किया गया है। तो इस सिद्धांत का प्राणी का प्रत्येक पीढ़ी में विकास होता है। और लामार्क एंड डार्विन
इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इनका कहना था, इन्होंने कहा कि जैसे जिराफ जो है, जिराफ का गर्दन शुरू में छोटा था, लेकिन जब पेड़ की टहनियों से पत्ते उसे खाने थे तो छोटे गर्दन होने के वजह से वो पत्ती को नहीं पकड़ पाता था, पेड़ के बड़े बड़े पत्तियों को। तो धीरे धीरे वो गर्दन उसका बढ़ता चला गया। अब बाद में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, फिर जो नए जनरेशन जितने भी जिराफ पैदा हुए, सभी का गर्दन लंबी हो गई। इसका मतलब ये अर्जित गुणों का संक्रमण का नियम वहाँ लागू होता है। और डार्विन का सिद्धांत और लामार का सिद्धांत कहीं न कहीं यह सत्य साबित होता है कि अर्जित गुण, चूँकि वह पौधे के पत्तियों को खाने के लिए अपना गर्दन बढ़ाता था और धीरे धीरे वह उसके ट्रेंड में हो गया। फिर दूसरी पीढ़ी में जो बच्चे पैदा हुए उनकी भी गर्दन लंबी हुई। लेकिन सारे गुणों का स्थानांतरण नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो अर्जित जो गुण, अर्जित जो क्वालिटी उन्होंने ग्रहण किया, उसका ट्रांसफ़र हो गया। इसीलिए यह सिद्धांत कहीं न कहीं मान्य था। हालांकि डार्विन जिस समय सिद्धांत दिए थे उस समय इनके सिद्धांत का, लामार के सिद्धांत का बहुत ही विरोध हुआ था। लोग उनके सिद्धांत, इनका कहना था एक बात ये भी कि जिस अंग का इस्तेमाल होता है वह अंग ज़्यादा मजबूत होता है। अगर कोई आदमी अपने ब्रेन का ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो आने वाले पीढ़ी में उनके बच्चे का भी दिमाग तेज होगा। और जिस अंग का, लेकिन ऐसा देखा गया, बहुत ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया कि डॉक्टर का बेटा कोई ज़रूरी नहीं डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा कोई ज़रूरी नहीं इंजीनियर बनेगा, मैकेनिक का बेटा, इलेक्ट्रीशियन का बेटा कोई ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रीशियन बनेगा। लेकिन कुछ गुण का ट्रांसफ़र ज़रूर हो जाता है जिससे यह सिद्धांत जो है हमारा फुलफिल होता है। तो इन्होंने जो अर्जित गुणों में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका एग्जाम्पल में जो आपका जिराफ वाला जो है कि जिराफ के गर्दन लंबे होने का कारण अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम को, अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम को फुलफिल करता है। यानी अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम को फॉलो करता है और इस नियम के अनुसार अर्जित परिवर्तन संतति में संक्रमित हो जाते हैं। इस नियम के अनुसार अर्जित परिवर्तन संतति में संक्रमित हो जाता है। क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जाएगा? आपसे यह क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जिराफ के गर्दन का लंबा होना एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चलता रहा, यह कौन से सिद्धांत, कौन से वंशानुक्रम के नियम को फॉलो करता है? तो अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम को फॉलो करता है। इस नियम के जो प्रणेता थे, इसके प्रतिपादन करने वाले थे, उस व्यक्ति का क्या नाम था? तो यह जो है लामार्क और डार्विन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 2 क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। इसके बाद एक और शिक्षाविद थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम को फॉलो करके एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिनका नाम था मैकडूगल। मैकडूगल ने एक परीक्षण किया था, MC मैकडूगल, आप नाम सुने होंगे। इन्होंने पहले भी कई सिद्धांत दिए हैं। इनका कहना था MC डूगल, जिसको मैकडूगल भी कहा जाता है, मैकडूगल भी कहा जाता है, के अनुसार
का परीक्षण, इन्होंने चूहे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इनका जो परीक्षण था वह चूहों पर था। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि अर्जित गुणों के विकास का, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम के सिद्धांत का परीक्षण करने वाले कौन से शिक्षाविद थे, कौन से मनोवैज्ञानिक थे। तो MC डूगल, जिसको मैकडूगल भी कहा जाता है, इन्होंने चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया था। ये क्या किए थे कि कुछ तालाबों में चूहों को छोड़ दिया। तालाब में उन्होंने कुछ चूहों को छोड़ दिया और 2 रास्ते बनाए। एक रास्ता अंधेरा था, दूसरा रास्ता उजाला था। यानी एक तालाब है, इसमें तालाब से निकलने के लिए उन्होंने 2 रास्ते बनाए, एक इधर से और एक इधर से। एक उजाला वाला यानी जिसमें लाइट था और दूसरा रास्ता अंधेरा था। तो लेकिन इसने क्या किया, जो रास्ता इन्होंने बनाया था चूहे को निकलने के लिए जो इन्होंने रास्ता अपनाया था, उसमें एक तरफ क्या किया कि जिस रास्ते से चूहा निकल सकता है उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट लगा दिया। माने बिजली के तार, नंगे बिजली के तार लगा दिए। निकलने का झटके के कारण अंधेरा रास्ता ढूंढा, क्योंकि जो उजाला वाला रास्ता था इसमें बिजली के तार, नंगा तार लगा दिया। नंगा तार का मतलब जिसमें कि अगर चूहा सटेगा तो करंट लगेगा, और अंधेरे रास्ते में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन 165 बार 165 टाइम्स जब चूहा तालाब से निकलने का प्रयास करता था, उजाला रास्ता से जब निकलने का प्रयास किया तो उसे करंट लगा तो फिर वापस हो गया या कुछ मर गया, तो ढूंढने लगा कि कोई और रास्ता है जिससे कि हम तालाब से निकल सकते हैं। तो अंधेरा रास्ता वह ढूंढने का प्रयास किया। 165 बार प्रयास करने के बाद उसे नया रास्ता मिला, और उसके बाद वह धीरे धीरे जो है अंधेरे रास्ते से निकला। लेकिन 165 बार के प्रयास में, यानी 1-2 बार में वो ढूंढते रहा लेकिन नहीं उसको मिल रहा था रास्ता। लेकिन 165वां बार प्रयास करने के बाद वह उस रास्ते से निकला, और यह जो है कई पीढ़ियों तक चलता रहा। करीब करीब इस एक्सपेरिमेंट को 23 पीढ़ी तक किया गया था। 23 पीढ़ी तक किया गया था, और 23 पीढ़ी में जा कर के यह 23 पीढ़ी के बाद 25 बार गलतियां की, और तब जा कर के उसको रास्ता मिला। इस परीक्षा से यह निष्कर्ष निकला कि अर्जित गुणों का भी संक्रमण होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्जित गुणों का भी संक्रमण होता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, लेकिन बहुत आसानी से नहीं होता है, 100% नहीं होता है। बहुत प्रयास करने के बाद 23 पीढ़ी मतलब बहुत बड़ा पीढ़ी होता है। मैकडूगल ने जो एक्सपेरिमेंट किया, बहुत लंबे समय तक ये एक्सपेरिमेंट करते रहे, क्योंकि चूहा का लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, और भी काम करते होंगे, लेकिन ये परीक्षण करते रहे। तो चूहे ने 165 बार प्रयास किया 23 पीढ़ी तक, उसमें 25 बार गलतियां जो है सामने आई, और तब जा कर के उसे सफलता मिली। तो यह जो है आपका अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम है। डार्विन का मत था, डार्विन का कहना था इसी सिद्धांत के अनुसार डार्विन का मत के अनुसार, क्योंकि डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, डार्विन के मत के अनुसार केवल शक्तिशाली ही केवल शक्तिशाली की ही प्रकृति रक्षा करती है। अब देखिए,
बहुत धरती पर डेली लाखों बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन कुछ बच्चा जो है जन्म लेता है तुरंत उसका मृत्यु हो जाता है। उसका क्या रीज़न है? बहुत से जीव हैं जो जन्म लेते हैं तुरंत मर जाते हैं, क्योंकि प्रकृति उन्हीं जीवों की रक्षा करता है जो शक्तिशाली है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, जो वही एग्जिस्ट कर सकता है जिसके पास पावर है। जिसके पास पावर नहीं है वह प्रकृति के साथ अपने को समावेशन नहीं कर पाता है, एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है और बहुत जल्दी धरती छोड़ करके चला जाता है। यही कारण है, कहा जाता है कि नॉर्मल की डेली जो है 1.25 लाख बच्चा पैदा होता है और 1 लाख बच्चा मर जाता है। उसका कारण है कि उसमें पावर नहीं है एग्जिस्ट करने का, और जिसमें एग्जिस्ट नहीं कर पाता है वह जन्म लेते ही उसकी डेथ हो जाती है। यह सभी जीवों में होता है। हमारे इंडिया की बात कर लें तो 1 मिनट में जो है 70 बच्चे पैदा होते हैं। अब सोचिए 1 मिनट में 70 बच्चे पैदा होते हैं तो 24 घंटे में कितने होते होंगे। लेकिन क्या सभी बच्चे जीवित रहते हैं? नहीं रहते हैं। हालांकि मेडिकल साइंस इतना डेवलप कर गया है, उसके बावजूद भी सभी बच्चों को डॉक्टर या मेडिकल साइंस नहीं बचा पाती है। उसका यही रीज़न है कि जिसमें पावर है वही प्रकृति के साथ एडजस्ट कर सकता है, और जिसमें पावर नहीं है वह प्रकृति के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता है। और यह जो है सर्वाइवल, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये कभी कभी आ जाता है। यह कोटेशन है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो सिद्धांत है, जिसका थ्योरी किसने दिया था? तो वह डार्विन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन। एक लामार्क थे, विकासवाद का सिद्धांत दिया था, लेकिन डार्विन ने थोड़ा सा इलेबोरेट करके, थोड़ा सा एक्सपेंड करके सिद्धांत दिया। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो टर्म है, जो थ्योरी है, वह किसने दिया था? तो डार्विन का नाम आता है। तो यह आपका 5वां नियम हो गया। अब आते हैं 6ठे नियम में। छठा जो नियम है वंशानुक्रम का, भिन्नता का नियम। भिन्नता का नियम, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लॉज ऑफ वेरिएशन। लॉज ऑफ वेरिएशन। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो हमारा 4th वीडियो था, 4th नियम था संक्रमण का, उसमें यह कहा गया था कि माता पिता का जो है 1/2 भाग गुण संतान में जाता है। उसके बाद 1/4 जो है दादा दादी का गुण जाता है, और इसके अलावा परदादा परदादी का 1/16 भाग जो कैरेक्टर होते हैं वह जाता है। उसका कारण है, यही वजह है कि माता पिता से उनका संतान में जो कैरेक्टर होते हैं वह 100% नहीं मिलते हैं। तो इसे ऐसा कहा जाता है कि माता पिता के वंश सूत्रों का मिश्रण, माता पिता के वंश सूत्रों का मिश्रण सदा समान नहीं होता है। सदा समान नहीं होता है। इसका ये मतलब हुआ कि 1/2 जो पेरेंट्स का आता है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि 1 यानी 50% में जो है 20% मदर का हो, 20% फादर का हो। किसी संतान में 25% के जगह 30 हो सकता है, और पिता का 20 हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है 50% कैरेक्टर में। तो इसीलिए भिन्नता का नियम जो है इसको शो करता है, क्योंकि उनकी उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति
समान नहीं होती है। अब देखो, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि बच्चा जो उत्पन्न होता है, संतान जो होते हैं, वह दिमाग तो उसका फादर का होता है, शरीर का स्ट्रक्चर मदर का होता है। तो कहता है कि दिमाग बाप से लिया है और शरीर जो है माँ के लिया है। पिताजी बहुत लंबे हैं लेकिन बेटा नाटा हो गया, माँ बहुत नाटी है लेकिन बेटा जो है लंबा हो गया। तो इस तरह से माँ गोरे हैं और पिताजी सांवले हैं, तो बच्चा जो है मिक्स हो गया, सांवला रंग हो गया। तो ये जो कैरेक्टर होता है उसके मानसिक स्थिति पर डिपेंड करता है कि मदर फादर का दोनों का जो मानसिक स्थिति है, जो शारीरिक बनावट है, वो एक जैसा नहीं होने की वजह से ये होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार वंश सूत्रों के संयोग में वंश सूत्रों के संयोग में 1,67,77,216 प्रकार की विभिन्न संभावनाएं हो सकती हैं। विभिन्न संभावनाएं हो सकती है। वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए, भिन्नता का नियम है, यानी जो वेरिएशन होता है वह इतने तरह के हो सकते हैं वंश सूत्रों में। अब अंदाज लगा लीजिए कि 1,67,77,216 प्रकार की विभिन्न संभावनाएं हो सकती है। इसीलिए माता पिता का जो गुण है वह बच्चों में इस तरह से जो विभिन्नताएं आती है उसका यही रीज़न है। क्योंकि होता क्या है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पाँचवें जब जाने लगती है तो कुछ न कुछ अंतर होता चला जाता है। और उस अंतर के पीछे यही रीज़न है कि मानसिक स्थिति पेरेंट्स का, यानी मदर और फादर का, दोनों का भिन्न होता है। तो ऑटोमेटिक है कि उनके संतान में भी भिन्नताएं पाई जा सकती हैं। तो ये आपका भिन्नता का नियम है। अब 7वां नंबर में आते हैं प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत, इसको इंग्लिश में कहा जाता है लॉ ऑफ रिग्रेशन। लॉज ऑफ रिग्रेशन। देखो, प्रत्यागमन किसको कहते हैं, सबसे पहले यह जानना है। देखा जाता है कि तीव्र बुद्धि के माता पिता के संतान मंद बुद्धि वाले हो जाते हैं, या मंद बुद्धि के माता पिता के संतान तीव्र बुद्धि वाले बालक हो जाते हैं। यह किसके कारण होता है? इसको प्रत्यागमन कहा जाता है, रिग्रेशन कहा जाता है। और ऐसा होता है, लेकिन 100% इसकी भी संभावना नहीं होती है। रेयर केस में ऐसा होता है, 100 में 2-4 में ऐसा हो गया तो हो गया। तो यह प्रत्यागमन का सिद्धांत यही बतलाता है कि तीव्र बुद्धि माता पिता से मंद बुद्धि बालक का होना, और मंद बुद्धि माता पिता से तीव्र बुद्धि बालक होना। मेडिकल साइंस में इसके लिए एक और शब्द होता है जिसको म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशन का मतलब होता है उत्परिवर्तन। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि माता पिता गोरे हैं, उनके संतान काले हो जाते हैं, या माता पिता काले हैं और उनके बच्चे जो है गोरे हो जाते हैं। तो यह कहीं न कहीं प्रत्यागमन सिद्धांत को फॉलो करता है। प्रत्यागमन सिद्धांत को यह इसमें सोरेनसन ने कहा था। सोरेनसन के अनुसार इन्होंने कहा था कि प्रतिभाशाली माता पिता को कम प्रतिभाशाली संतान
होने की प्रवृत्ति, संतान होने की प्रवृत्ति और निम्न कोटि माता पिता, निम्न कोटि के माता पिता की कम निम्न कोटि की संतान होने की प्रवृत्ति प्रत्यागमन है। यह कोटेड लाइन है। सोरेनसन के अनुसार यह पूछ सकता है कि किसने कहा था कि प्रतिभाशाली माता पिता को कम प्रतिभाशाली संतान होने की प्रवृत्ति और निम्न कोटि माता पिता की कम निम्न कोटि के संतान होने की प्रवृत्ति प्रत्यागमन है, तो वह सोरेनसन का नाम आता है। तो ये प्रत्यागमन का सिद्धांत है। अब इसके बाद आते हैं 8वां नंबर है मेंडल का नियम। मेंडल के बारे में पहले भी मैंने आपको चर्चा कर चुका हूँ, और मेंडल जो है बायोलॉजी के क्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। मेंडल के नियम, 8वां नियम है ये चेकोस्लोवाकिया देश के एक पादरी थे जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले लंबा पौधा लिया और उसको नाटा पौधा से क्रॉस कराया। ठीक, लंबा पौधा को कैपिटल टी, नाटा पौधा को स्मॉल टी। तो पहली पीढ़ी में जितने भी हुए, पहली पीढ़ी में सारे लंबे हुए, लेकिन नाटापन का भी गुण विद्यमान था। फिर इसको स्वपरागन कराया गया। स्वपरागन जब कराया गया, जिसको कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन, तो स्वपरागन कराने के बाद इन्होंने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, फिर स्मॉल टी। जो बायोलॉजी के होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, लेकिन जिनका बैकग्राउंड नहीं है, बस इतना जान लें कि जब स्वपरागन कराया गया तो दूसरी पीढ़ी में, यानी ये तो F1 जनरेशन हो गया, और F2 जनरेशन में इसमें देखा गया कि ये तीनों जो थे ये लंबे पौधे हुए। इसका मतलब है कि 75% लंबे हुए और 25% जो है वह नाटे हुए। ये फिनोटाइपिक रोसी बाहरी रूप से दो तरह का होता है, एक जीनोटाइपिक होता है, एक फिनोटाइपिक होता है। तो फिनोटाइपिक का मतलब होता है बाह्य रूप से। फिनोटाइप में देखा गया कि 3:1 रेशियो था, यानी मान लो एक माता पिता हैं जिनके 4 संतान हुए, उसमें 75% संतान लंबे हुए और 25% संतान नाटे हुए। इसका मतलब है कि 4 में 3 बेटा लंबा हुआ और 1 बेटा नाटा हुआ, मोटा मोटी समझिए। लेकिन जब जीनोटाइपिक उसका देखा गया तो उसमें क्या था, ये जो रेशियो था 1:2, जीनोटाइप में 1:2:1। इसका मतलब है कि 25% जो है प्योर लंबे हुए, यानी मान लो उसका फादर लंबा है तो 25% बच्चा, यानी एक बच्चा बिल्कुल लंबा है और उसमें फादर का ही गुण है,
और जो 50% हैं उसमें माता पिता दोनों का गुण है, लेकिन जो पिता का गुण है वह प्रभावी है और माता का गुण अप्रभावी है। और 25% जो थे वह बिल्कुल नाटे हुए, यानी उसका जो रूपरेखा है सब कुछ वह माता जैसा हुआ, उसका कैरेक्टर भी, इंटरनल कैरेक्टर भी माता से बहुत ज़्यादा मिलता है, पिता से बहुत कम मिलता है। तो इस तरह का अगर आपसे क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछा जाता कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो F1 पीढ़ी में तो सभी लंबे, F2 पीढ़ी में तो 1:2:1 के या जीनोटाइपिक रेशियो है और फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 के रूप में है। तो मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और ये डिफरेंट तरह के कैरेक्टर पर आधारित है ना, जिसे लंबा मटर के पौधे गोल लिया, झुड़ीदार भी लिया और अलग अलग कलर वाला लिया, फिर उसका एक्सपेरिमेंट किया गया। तो वह जो जब 2 कैरेक्टर को लेकर के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो 2 कैरेक्टर को लेने के बाद 9:3:3:1 के रेशियो में आया। यह तब आया जब दो लक्षण वाले मटर के पौधे को लिया गया, मटर के पौधे को लिया गया। तो जब 1 कैरेक्टर वाला लिया गया तब तो यह था रेशियो, लेकिन जब 2 कैरेक्टर वाला लिया तो यह रेशियो था 9:3:3:1। तो इस तरह से दोनों पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है वंशानुक्रम में विभिन्न परीक्षण। जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये 8 नियम हैं और अब एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। वंशानुक्रम में विभिन्न परीक्षण, नियम तो आपका हो गया, 8 नियम था। वंशानुक्रम से संबंधित परीक्षण। जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू हेरेडिटी, उसमें पहला जो था गाल्टन का अध्ययन। गाल्टन का अध्ययन, यह 4000 श्रेष्ठ व्यक्तियों पर परीक्षण किया था, जिसमें करीब 977 में एक व्यक्ति सुप्रसिद्ध हुए, यानी 4000 श्रेष्ठ व्यक्तियों पर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें 977 में एक व्यक्ति सुप्रसिद्ध हुए और व्यक्ति कुछ उच्च अधिकारी हुए, कुछ और भी हुए। उसके बाद पूरे 4000 में सिर्फ 4 व्यक्ति की ही प्रसिद्धि मिली। इसका मतलब है कि लगभग 1000 में एक है, माने 977 में एक व्यक्ति, तो 4000 में 4 व्यक्तियों। यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गाल्टन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें कितने व्यक्तियों को लिया था, तो 4000 व्यक्तियों को लिया था। 4000 व्यक्तियों के परीक्षण में उसमें देखा कि 977 में एक व्यक्ति सुप्रसिद्ध हुए, तो 4000 में 4 व्यक्ति को ही प्रसिद्धि मिली। तो यह उनके एक्सपेरिमेंट से, और उसी के आधार पर उन्होंने एक पुस्तक भी लिखा, हेरिडिटी। इन्होंने एक किताब लिखा था जिस किताब का नाम था हेरिडिटी जीनियस। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हेरिडिटी जीनियस पुस्तक
की रचना किसने की थी? तो गाल्टन ने किया था। इसके बाद दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है, एडवर्ड वंश का अध्ययन। एडवर्ड वंश का अध्ययन। एडवर्ड वंश का अध्ययन डॉक्टर ए.ई. विनशिप, डॉक्टर ए.ई. विनशिप ने एक अच्छे महिला से शादी किया। अच्छे महिला का मतलब जिसका कैरेक्टर अच्छा होता है, जिसका व्यवहार अच्छा हो, जो पढ़ी लिखी हो। तो देखा गया, उसमें देखा गया कि उनके जो बच्चे थे सभी प्रतिष्ठित पद पर पहुँचे। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक ऐसी महिला से शादी की, एक गंदी, इसका मतलब है बैड कैरेक्टर, महिला से शादी की, जिसके बच्चे गलत विचार वाले उत्पन्न हुए। और उसमें कुछ अपराधी हुआ, कुछ शराबी हुआ, कुछ जुआरी हुआ, कुछ गंजेरी हुआ। इस तरह से देखा गया कि एक व्यक्ति जो एडवांस वर्ष का जब अध्ययन किया गया, डॉक्टर ए.ई. विनशिप ने एक अच्छे महिला से जब शादी किया और उसके भी संतान हुए, एक बुरी गंदी महिला से शादी किया, उसके जब संतान हुए, तो दोनों में देखा गया कि जो अच्छे महिला के बच्चे थे वह अच्छे हुए, और जो गंदी महिला से शादी किया गया, यानी जिसका व्यवहार अच्छा नहीं था, जिसके कैरेक्टर अच्छे नहीं थे, तो उसका इफ़ेक्ट जो है उनके बच्चे पर किस तरह से पड़ता है, यह देखा गया। इसके बाद है कालिकाक परिवार का अध्ययन। तीसरा जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, कालिकाक का अध्ययन। गोडार्ड एक व्यक्ति थे। गोडार्ड ने मार्टिन कालिकाक नामक सैनिक के वंशजों का अध्ययन किया। उसने एक ऐसी महिला से शादी किया जो मंदबुद्धि की थी। अब देखो, मंदबुद्धि महिला से वो सैनिक, गोडार्ड ने मार्टिन कालिकाक नामक जो सैनिक वंशजों का अध्ययन किया, तो मार्टिन कालिकाक ने एक ऐसी महिला से शादी किया था जो मंदबुद्धि की थी। तो मंदबुद्धि महिला से शादी करने के बाद उसके जो संतान उत्पन्न हुए, वह संतान जो है उसमें देखा गया कि 480 वंशजों में 143 जो है
मंद बुद्धि बच्चे पैदा हुए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप शादी करते हैं तो सोच समझ के कीजिए। अगर आप कुंवारे हैं, आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो मंद बुद्धि महिला से शादी करने का कभी प्रयास नहीं करिएगा धन के चक्कर में। बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी बच्ची पागल है या मंद बुद्धि है और करोड़ों की संपत्ति है, तो लोभी आदमी जो है उससे शादी कर लेता है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है बैड इफेक्ट तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी। बहुत ऐसे देखे होंगे, बहुत धनाढ़ आदमी है, करोड़पति अरबपति है, लेकिन वह लोभ में किसी ऐसी महिला से शादी कर लिया जो मंद बुद्धि की थी। उसके बच्चे अपराधी प्रवृत्ति के हो गए और करोड़ों का धन जो है बर्बाद कर देता है, और उसके बाद जेल की सज़ा जो है ज़िंदगी भर जेल में। कोई चीज़ की कमी नहीं थी तो पर भी जेल में अपना सज़ा काटता है। तो 143 जो है मंद बुद्धि बालक हुए और 36 जो है अवैध संतान, यानी उसका इफेक्ट जो है बच्चे पर भी पड़ता है। मंद बुद्धि महिला से शादी के उसमें जो बच्चे हुए उसमें बहुत ऐसे हुए जो अवैध संबंध रखा किसी से और अवैध संतान उत्पन्न हुए, 36 अवैध संतान। और 33 वेश्याएँ, 33 जो है वेश्याएँ उत्पन्न हुआ उस 480 वंशजों में। उसके बाद 24 जो है 1 नंबर का शराबी उत्पन्न हुआ और 3 जो है मानसिक रोगग्रस्त यानी पागल हुए, रोगग्रस्त। चूँकि ऐसा देखा गया है, अपने आप आसपास के समाज में देखेंगे कि बहुत ही संभ्रांत फैमिली से था, उसके परिवार में बहुत डॉक्टर इंजीनियर बैरिस्टर सभी हैं, उसी के घर में एक मंद बुद्धि बालक पैदा हो जाता है, तो वह अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है और उसी का इफेक्ट। इसलिए कभी भी ऐसी गलतियां नहीं। कोई गरीब है ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कैरेक्टर फुल होना चाहिए, कैरेक्टरलेस नहीं होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए और सुशील होना चाहिए, सज्जन होना चाहिए, वैसे लोगों से शादी करना चाहिए। यह एक्सपेरिमेंट बताता है कि 480 वंशज 143 मंद बुद्धि हुए, 36 अवैध संतान हुए और 33 वेश्याएँ उसमें पैदा हो गई। सोचिए, कोई वेश्या जो बनता है जन्म से कोई वेश्या जाति नहीं होती, उसी समाज से निकल करके ही वेश्याएँ बनती हैं। बहुत ऐसे समाज में है जो मान लो कोठे पर नहीं रहती है लेकिन उसकी प्रवृत्ति वेश्या वाली होती है, जो कहीं गली मोहल्ले में भी रहती है और उसका इफेक्ट पूरे वातावरण पर पड़ता है। तो यह एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। उसके बाद जो है यही सैनिक, ये जो सैनिक था मार्टिन कालीकाक ने एक कुलीन वंश के महिला से शादी किया, तो उसके संतान जो है चरित्रवान हुए। तो इतना इफेक्ट पड़ता है। यही इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप एक बालक को शिक्षित करते हैं तो एक पीढ़ी सुधरता है, लेकिन एक महिला को अगर आप शिक्षित करते हैं, एक लड़की को अगर आप पढ़ाते हैं, तो वह 7 पीढ़ी को शिक्षित करता है। उसके पीछे यही रीज़न है, क्योंकि महिला का चरित्रवान होना बहुत ज़रूरी है। पुरुष का चरित्रवान, ऐसे तो चरित्रवान होना दोनों को ज़रूरी है, लेकिन महिला को 100%, क्योंकि उसका इफेक्ट ही पीढ़ी दर पीढ़ी ज़्यादा देखा गया है। तो इसमें जब देखा गया कि इसमें कुछ दिन बाद कुलीन वंश से जब शादी हुआ तो 496 व्यक्ति में सिर्फ 5 मंद बुद्धि हुए। अब देख लीजिए, यहाँ 143 मंद बुद्धि है, यहाँ 5 मंद बुद्धि है, तो आप सोचिए कि किससे शादी करना। तो यह भी वंशानुक्रम और वातावरण का कितना बड़ा इफेक्ट होता है आदमी के लाइफ में, उसको शो करता है। तो ये है। उसके बाद जो है, इसके बाद एक और परीक्षण है, ज्वेक वंश का अध्ययन। ज्वेक वंश का अध्ययन।
इसका अध्ययन जो है डगडेल और अस्टूवक, डगडेल एवं अस्टबुक एस्टाब्रूक लिखा जाता है अस्ट्राब्रूक। देखो, डगडेल एंड अस्ट्राब्रूक, इन्होंने किया था इसका अध्ययन। और जो ये था ज्यूइक था, ये एक भ्रष्ट आचरण का व्यक्ति था। भ्रष्ट आचरण का व्यक्ति था और इन्होंने भ्रष्ट आचरण की महिला से शादी किया। अब देखिए, वो भी भ्रष्ट था, उसकी पत्नी भी भ्रष्ट थी। उसमें क्या किया गया, 1000 व्यक्तियों, मैंने कई पीढ़ी में 1000 व्यक्तियों में 300 जो बच्चे हुए, वो शैशव काल में ही उसकी मृत्यु हो गई। अब देखो, बहुत ऐसे बच्चा होते हैं जो इनफेंसी, माने बच्चा जन्म लिया 2-4 महीना के बाद, 6 महीना के बाद उसका डेथ हो जाता है। उसके पीछे ये बहुत बड़ा रीज़न होता है ना। तो ज्यूइक ने भ्रष्ट आचरण के व्यक्ति था और भ्रष्ट आचरण की महिला शादी किया, तो 1000 व्यक्तियों में जो उसके वंशज हुए, 1000 में 300 ऐसे बच्चे हुए थे जो जन्म में ही, शैशव काल में ही उसकी मृत्यु हो गई। और 440 बच्चे ऐसे हुए जो रोगग्रस्त थे। देखोगे बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जन्म से ही बड़ा बीमार रहते हैं, उसके पीछे भी यही रीज़न होता है, भ्रष्ट आचरण वाले माता पिता। और तो उसके संतान जो होते हैं, कुछ तो हो गया, वो शैशव काल में उसकी डेथ हो गया, और 440 जो है रोगग्रस्त हो गए। और उसके बाद 310 ऐसे हैं जिन्होंने अपना प्रोफेशन भिक्षावृत्ति को अपनाया। बहुत लोग जो है भीख मांगते हैं, उसके पीछे यही रीज़न है। देखो, दोनों भ्रष्ट आचरण के हैं। यानी भ्रष्ट आचरण के संतान, यही कारण है कि भिखारी तो जहीं तहीं रहता है, देखोगे उसके बच्चे भी भीख मांगते हैं। रेयर केस में 1000, 10,000, 20,000 में एक आध जो है उसमें बाहर निकलते हैं। उसके पीछे यही रीज़न है। और इसीलिए, और 130 जो है उसमें 130 अपराधी प्रवृत्ति के हुए, है ना। तो ये सब जो कारण है, बरसों जेल रहना पड़ा। सिर्फ 20 व्यक्ति ही कोई व्यवसाय कर सका। तो ये जो है आपका डाटा है, ये डाटा बतलाता है कि अगर भ्रष्ट महिला हो और पुरुष भी भ्रष्ट हो तो उसके संतान पर क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। देखिएगा आप हॉस्पिटल में या कहीं चक्कर लगाते हुए कि बार बार हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहा है, या भिक्षावृत्ति कर रहा है, अपराधी प्रवृत्ति का है, और बहुत कम बच्चे हैं उसमें, 1000 में सिर्फ 20 हैं जो कोई न कोई व्यवसाय से अपना जीवन यापन कर रहा है। तो इसका इफ़ेक्ट होता है ये वंशानुक्रम वातावरण का। तो इनके एक्सपेरिमेंट भी आपको हमने बता दिया, और किस किस पर अध्ययन किया गया है वो भी आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में बालक के व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव होता है, वह आपको तीसरे पार्ट में बताएंगे, क्योंकि चैप्टर बड़ा है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उन साथियों को भी शेयर करें जो डिफरेंट तरह के टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और कंप्लीट वीडियो आपको यहाँ से मिलेगा, एक सीरीज के रूप में मिलेगा,
जिसे आप रेगुलर स्टडी करें, रेगुलर यूट्यूब चैनल को देखें, ताकि आपको जो है इसका बेनिफिट मिले और डिफरेंट तरह की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप पास करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।